हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हु इज़ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ द एडवोकेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन अ परमानेंट बेसिस हु प्लीड्स द केस ऑन इट्स बिहाफ। तो देखिए, पब्लिक का मतलब होता है जो सबके लिए हो। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है एक ऐसा लॉयर, एक ऐसा वकील जो सरकार की तरफ से लड़ता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना वो वकील होता है जो सरकार की तरफ से सारे के सारे केसेस को हैंडल करता है या फिर कोर्ट में जा कर के केस लड़ता है परमानेंट बेसिस पे। तो नियुक्तियां होती हैं, इनकी जॉब लगती है, परमानेंट जो लॉयर्स बनते हैं गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी लोग केसेस फाइल करते हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल करते हैं ना, तो उनकी सुनवाई और उनके लिए जो पेश की जाती है दलीलें, वो जो लॉयर होता है वो गवर्नमेंट का लॉयर होता है, तो उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अभी देखिए, स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो देख रहे हैं हम, और इसके बाद एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस रोल्स ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के काम क्या क्या होते हैं? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू एक्ट इम्पार्शियली and present the full and material facts, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case। तो देखिए, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कोर्ट में काम करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में काम करता है, और उसकी ये ड्यूटी होती है कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना इम्पार्शियली, बिना किसी भेदभाव के सारे मटेरियल, सारे के सारे फैक्ट्स जो भी ज़रूरत है केस को लड़ने के लिए, विटनेस वगैरह, एविडेंस वगैरह सब कुछ जो है कोर्ट के सामने पेश करना, और फिर उसके बाद जिसकी हेल्प से कोर्ट केस को डिसाइड कर पाए। सारे के सारे फैक्ट, सबूत होते हैं ना, वो सारे के सारे पेश करना, ये इनका काम होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एफआईआर? एफआईआर से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, एफआईआर स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, विच इज़ फाइल्ड बाय कंप्लेनेंट इन द नियर बाय पुलिस स्टेशन अगेंस्ट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो देखिए, एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे पहले जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है किसी के खिलाफ जा कर के पुलिस स्टेशन में, उसको हम एफआईआर कहते हैं। और ये जो कंप्लेन होती है, ये दर्ज कराई जाती है पुलिस स्टेशन में किसी भी ऑफेंस के लिए। कोई भी, जैसे कानून का हनन किया होता है, मतलब कानून के विरोध में जाकर के कोई काम किया होता है, कॉग्निजिएबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें हमें बेल मिल सकती है, और नॉन कॉग्निजिएबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है ना, और बेल मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल आपको ये समझना ज़रूरी है कि एफआईआर होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले, जैसे कि कोई भी सीन हो जाता है, किसी का मर्डर हो गया, चोरी हो गई, तो सबसे पहले जो रिपोर्ट की जाएगी पुलिस स्टेशन में जा कर के, उसको एफआईआर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर कौन होता है? तो इसका आंसर है अ डिफेंस लॉयर इज़ द एडवोकेट हु प्लीड्स ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड वो इंसान होता है जिस पर कोई भी दोष जिस पे मतलब ये लगाया जाता है कि उसने ये गुनाह किया है या कोई क्राइम किया है, वो एक्यूज्ड होता है। तो डिफेंस लॉयर वो लॉयर होता है जो एक्यूज्ड को, जिस पर्सन ने क्राइम किया है उसके लिए वो लड़ता है, उसके लिए केस लड़ रहा होता है, वो डिफेंस लॉयर होता है। नेक्स्ट है When we see a violation of the law, वायलेशन का मतलब होता है कि लॉ को हम टूटते हुए, लॉ को पालन करते हुए नहीं देखते हैं। वी इन्फॉर्म द पुलिस, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं जब भी, जैसे कि समाज में कोई दिक्कत होती है, कोई चोरी होती है, या कोई भी ऐसा कानूनों को पालन नहीं किया जाता है जब, तो हम किसको इन्फॉर्म करते हैं? हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी टिक द करेक्ट ऑप्शन है। Which article of the Indian Constitution says that it is the duty of the state to provide lawyer to any citizen who is unable to engage one? देखिए, इसका मतलब ये है हमारा संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो हमारी स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट को ये कहता है कि अगर कोई नागरिक, हमारे देश का कोई सिटीज़न अपना लॉयर खुद से मतलब लाने में असमर्थ हो, मतलब किसी के पास इतना पैसे ना हो कि वो लॉयर को हायर कर सके, हैं, तो
कौन से आर्टिकल संविधान का ये कहता है कि सरकार को उस व्यक्ति के लिए लॉयर को हायर करना चाहिए? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A ना, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। ये ऐसे हमारे आर्टिकल हैं, ऐसा संविधान का पार्ट है जो सरकार से कहता है गरीबों के लिए स्पेशली काम करने के लिए। और जो हमारे कोर्ट में, खैर ये वाली चीज़ें भी आपको आगे क्लासेस में समझ में आएंगी, फिलहाल आप ये समझ सकते हैं 39A याद रख सकते हैं। ये ऐसा आर्टिकल है जो गरीब लोगों को लॉयर प्रोवाइड करने के लिए कहता है हमारा संविधान सरकार से, कि अगर कोई गरीब व्यक्ति लॉयर को हायर नहीं कर सकता है, लॉयर की फ़ीस नहीं दे सकता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है उस व्यक्ति को वो एक वकील प्रोवाइड करे। किस में कहा गया है? आर्टिकल 39A में कहा गया है ये। अब नेक्स्ट है हमारा ओपन कोर्ट इज़ रेफर टू। ओपन कोर्ट का क्या मतलब होता है? तो देखिए, ओपन कोर्ट होती है अ ट्रायल कोर्ट दैट इज़ कैरीड ऑन इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। तो ओपन है, ओपन का मतलब होता है खुला। तो खुली कोर्ट कौन सी होगी? जिसमें सारे लोग आ सकते हैं, पूरे जितने भी आसपास के लोग हैं, पूरी पब्लिक जिसे देख सकती है, वही तो ओपन कोर्ट होगी ना। तो ट्रायल कोर्ट का मतलब होता है जिसमें ट्रायल चल रहा होता है। ट्रायल मतलब जिसमें केस की सुनवाई चल रही होती है, वो केस का ट्रायल होता है। द ट्रायल कोर्ट दैट इज़ कैरीड ऑन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, वो हमारा ओपन कोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू लाइफ। हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में हमें ये कहा गया है कि हमारे पास जीने का अधिकार है, हमारे पास जिंदा रहने का अधिकार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स अस द राइट टू लाइफ। तो हमें जीने का अधिकार है, सरकार हमें ऐसे ही गोली मार के उड़ा नहीं सकती है, हमारे पास हक है कि हम जिंदा रह सकें, है ना। तो ये आर्टिकल 21 हमें देता है ये अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज़ कॉल्ड अपॉन इन कोर्ट टू गिव अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट ही और शी हैज़ बीन हर्ड और रिकॉर्डेड इज़ कॉल्ड। विटनेस बोलते हैं उसको, आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, है ना, कि भाई कोई बंदा, कोई व्यक्ति, विमेन या कोई भी वहाँ पे किसी क्राइम सीन पे प्रेजेंट है, फिर कोर्ट उसको बुलाती है गवाही देने के लिए। तो विटनेस कौन होता है? वो विटनेस इंसान होता है जिसको गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। तो विटनेस का आप मतलब समझते हैं जिसने किसी हैपनिंग को विटनेस किया हो, जो जब कोई घटना हुई हो, जो व्यक्ति जहाँ पर मौजूद हो ना, उस अगर घटना होते हुए उसने देखा हो, तो वही इंसान विटनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी पर्सन फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। हमारा कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है या फिर कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे मूल नागरिक अधिकार हैं टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, कि हमारे पास हक है कि एक लॉयर आकर के हम लोगों को डिफेंड करे, हमारा केस लड़े। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है ये हमें अधिकार देता है कि एक लॉयर, मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम कर दिया या फिर किसी पे झूठा आरोप लगाया गया है कि उसने वो क्राइम किया है, तो हर किसी के पास, हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि कोई लॉयर आकर के उसे डिफेंड करे, उसके लिए केस लड़े। तो ये कौन सा आर्टिकल हमें अधिकार देता है? हमें ये आर्टिकल 22 अधिकार देते हैं। देखिए हमारे पास जितने भी राइट्स हैं ना, वो सारे के सारे हमें संविधान ने दिए हुए हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। तो इसका राइट हमें आर्टिकल 22 देता है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 39A, किसी गरीब इंसान के पास अगर लॉयर की फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उसके लिए लॉयर हायर करे। तो ये आर्टिकल 39A होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विटनेस वाला हमारा हो गया, ये वाला हो गया। अब ये देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब होता है कि क्रिमिनल का मतलब क्या होगा? कोई अपराध हुआ है, जस्टिस मतलब न्याय मिलना, सिस्टम मतलब पूरे के पूरे किसी ने अपराध किया है उसको सज़ा देने तक का सिस्टम जो है वो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन आता है? देखिए, डिफेंस लॉयर, जो जिसने क्राइम किया है उसका लॉयर डिफेंस लॉयर, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकार का प्रोसिक्यूटर होता है, सरकार का लॉयर होता है ना, और जज जो है फैसला सुनते हैं। तो सारे के सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। पुलिस का क्या रोल होता है किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस। तो इन्वेस्टिगेशन में जो कार्यवाही की जाती है उसमें क्या होता है? स्टेटमेंट विटनेस का जो वहाँ पर मौजूद होता है इंसान, जब कोई अपराध हुआ होता है उसका स्टेटमेंट लिया जाता है, और कलेक्टिंग और बहुत सारे जो है
एविडेंसेस क्या होता है? एविडेंस ऐसे सबूत होते हैं जो हमें किसी भी घटनास्थल से मिलते हैं जहाँ पर कोई क्राइम हुआ है, तो एविडेंस इकट्ठे किया जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन पुलिस आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म एन ओपिनियन, तो पुलिस को एक ओपिनियन बनानी पड़ती है कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, है ना। इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ अ एक्यूज्ड पर्सन देन दे फाइल चार्जशीट इन द कोर्ट, और फिर अगर पुलिस को सारे सबूत मिल जाते हैं या लगता है कि भाई ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जो अपराधी हो सकता है, तो पुलिस कोर्ट में एक चार्जशीट दायर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 व्हाट फंडामेंटल राइट हैव बीन गारंटीड टू एवरी अरेस्टेड पर्सन। आर्टिकल 22 हमने पढ़ा था कि हर जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास ये अधिकार होता है कि एक लॉयर उसको डिफेंड करे, है ना। तो फंडामेंटल राइट जो है हमारा आर्टिकल 22 में, ये हमें क्या गारंटी प्रोवाइड करता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग अदर राइट्स हैव बीन ग्रांटेड टू एवरी अरेस्टेड पर्सन। तो ये कौन कौन से राइट उसे दिए गए हैं जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है? पहला राइट हम कह सकते हैं ये होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड। मतलब भाई उस पर्सन को ये पता होना चाहिए कि किस पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसका अपराध क्या है, भाई किस अपराध की वजह से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ये उस व्यक्ति का हक है जानने का। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड, भाई किस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया है, किस अपराध के लिए आपने अरेस्ट किया है, ये उस पर्सन को जानने का पूरा अधिकार होता है। और ये अधिकार उसे संविधान का आर्टिकल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 उस व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि किस आधार पर, किस अपराध की वजह से उसको अरेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आता है कि राइट टू बी प्रेजेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ये 24 आवर्स है, 24, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस पर्सन को ये अधिकार है कि मजिस्ट्रेट के पास जा कर के उसको ले जाया जाए, मतलब उसको कोर्ट में ले जाया जाए, ये उस पर्सन के पास अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट इन द कस्टडी। एक उसके पास ये राइट होता है कि उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा जब उसे कस्टडी में रखा जा रहा है, और उसे टॉर्चर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक भाई अपराध प्रूव नहीं हुआ आप कैसे किसी को इतना टॉर्चर कर सकते हैं, तो टॉर्चर भी नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। और जो जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाते हैं ना कि पुलिस को पीट रही है और अपराधी को और उससे उगलवा रही है, मगर वो जो पुलिस उगलवाती है ना वो कोर्ट में नहीं दिखाया जा सकता है एविडेंस के तौर पे कि भाई इसने तो ये बयान दे दिया है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जा रहा होता है उस पर्सन को, और वो तो फिर कुछ भी बोल देगा, है ना। तो कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में बनवाए जाते हैं उसको यूज़ नहीं किया जा सकता एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे कोर्ट में। फिर नेक्स्ट है अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड अ वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली बाय क्वेश्चनिंग। तो अगर कोई लड़का जिसकी उम्र 15 साल से कम है और कोई भी औरत, उसको सिर्फ सवाल जवाब करने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 22 के अंडर दिए जाते हैं। तो ये वाला हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, पता है आप लोगों को। क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन के साथ आप अच्छे से इसको सुना करिए। और ये वाला हो गया है, जल्दी ही देखिए। मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपके चैप्टर्स भी सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे मैंने साइंस के क्वेश्चन आंसर्स तो आपको दे दिए थे, फिर काफ़ी डिमांड आ रही थी कि मैं चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन करूँ, तो वो भी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। और जल्दी ही पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। साइंस जब कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं SST का भी स्टार्ट कर दूँगी। SST के ज्योग्राफी के मैंने चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।